हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है हम लोग का ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। एल्यूमिनियम बनता है इससे। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन, निकल, कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज। कलगोली एंड कोलगाडा एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या है? लार्जेस्ट डिपोजिशन ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, वो भी रिसर्च करने के लिए, मिनरल्स वहां से निकालने के लिए। और वहां में पॉसिबिलिटी है कि मिनरल्स है लेकिन वहां लोग ही नहीं रहते, तो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? इसलिए लोग अभी रिसर्च करेंगे, उसका बाद कभी ना कभी तो वहां से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर ही लेंगे। ट्रांसटार्कटिक माउंटेन्स में कोल मिल सकता है, आयरन ओर मिल सकता है नियर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। ये फोरकास्ट किया गया है। आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ओर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज। बुक में ध्यान दीजिए। अगर हम ये सब आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल ओर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें बहुत सारा मिलने की पूरी संभावना है, चांस है। यहाँ तो लोग ही नहीं रहते, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होगा ह्यूमंस, तो वहां पहुंच ही जाएंगे रिसर्च करके। और ना एक फैक्ट है, रॉक्स कंटेनिंग कॉपर्स लुक्स ब्लू इन कलर। जिन रॉक में कॉपर है वो ब्लू कलर के होते हैं। स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल्स डिपॉजिट इन इट। स्विट्जरलैंड के पास कोई मिनरल डिपॉजिट नहीं है। खुद का अपना जियोग्राफिकल ऐसा जगह में सिचुएटेड है जहां पर मिनरल्स नहीं है, लेकिन भी स्विट्जरलैंड तो बहुत डेवलप्ड है ना। फिर एक ग्रीन डायमंड इज द रियरेस्ट डायमंड। ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अर्थ फॉर्म होने के बाद जो सॉइल था उस टाइम में, उस समय का सबसे पुराना सॉइल है ना, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। 4300 मिलियन ईयर्स एगो, इतना पुराना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। आप लोग को मैप एक लेके बैठना पड़ेगा, तभी समझ आएगा। जैसे अभी आयरन कहाँ मिलता है, कौन से प्लेस में, तो मैप अगर सामने में रहेगा तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो कौन सा प्लेस में क्या मिलता है हम लोग को मालूम होना चाहिए, तभी एग्जाम में आएगा तो हम कर सकते हैं। मैंगनीज, लाइमस्टोन, गोल्ड, सॉल्ट, ये सब कहाँ मिलता है, ये सब का लोकेशन हमें मालूम होना चाहिए, तो मैप लेके बैठना है। फिर यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स हमारे पास लिमिटेड है, हमारी जरूरत बहुत है मिनरल्स का, लेकिन मिनरल्स तो एक लिमिटेड रिसोर्स है। Minerals are used in many industries. Aluminium obtained from its ore. Bauxite is used in automobile and aeroplanes, bottling industries,
buildings and even in kitchen. Cookware. Power resource. Power or energy is necessary for industries, agriculture, transport, communication and defense. पावर रिसोर्स दो टाइप के हम बोल सकते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स. कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, those resources which have been in common use for a long time are called conventional source of energy. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy source. Firewood, it is widely used for cooking and heating. In India, more than 50% of the energy used by villagers came from firewood. Fossil fuels, मिलियंस ईयर्स पहले जो प्लांट थे, एनिमल्स थे, जो जमीन के अंदर दब गए हैं, मर गए हैं, फिर सड़ गए हैं, उसके ऊपर मिट्टी बैठ गई है और ऐसे ही वो मिट्टी के नीचे चले गए. मिलियंस सालों से दबे रहने के कारण से, फिर सड़ने के कारण से फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए. बाकी काफी सालों तक उस पर हीट लगा था, प्रेशर लगा था, ये सब से वो फॉसिल फ्यूल बन गए. फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी के मेन सोर्स है. कन्वेंशनल एनर्जी में हमें कोल, पेट्रोलियम देखने को मिलता है एंड नेचर गैस. अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो फिर बहुत सालों के बाद वर्ल्ड में ये सारा कोल खत्म हो जाएगा. इसलिए हमें लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए. फिगर 3.8 कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को आप पढ़ सकते हैं. इसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज दिया गया है. ठीक है. कोल सबसे ज्यादा मिलने वाले फॉसिल फ्यूल है. हमारे घर में चूल्हा जलाने में भी यूज होता है. आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं. पहले के टाइम में रेल चलाने में कोल का इस्तेमाल होता था. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था. कोयला को जलाने के लिए हम जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. कोल मिलियंस साल पहले बना था, हम आज के टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक. बरीड सनशाइन 10-20 साल पहले क्या हुआ था, बहुत सारे फर्न और स्वम्प अर्थ के सरफेस के अंडर दब गए हैं. वही कन्वर्ट हो गया कोल में. इसलिए कोल को बरीड सनशाइन कहा जाता है. कोल के लीडिंग प्रोड्यूसर है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. इंडिया में हम लोगों को कोल मिलेगा. ये देखो अंडरलाइन वाला जगह में. ठीक है. तो हम लोग याद करना चाहिए. तो एक हम लोग का हो गया बोकारो इन झारखंड, बुक में भी है. ये देखो, ये याद करना है. तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 में ये लिखना है, 2, 3, 4. तो ऐसे याद होगा. पेट्रोलियम, जो पेट्रोल हम यूज करते हैं, जिसके वजह से कार चलती है, बाइक चलती है, ये सब पेट्रोलियम प्रोड्यूस हो गया है. एक तरीका से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन पानी जैसा दिखता है. ठीक है. बट इतना पतला होता
होता नहीं है। अर्थ के अंदर से जो हमें मिलता है ना, उसको हम बोलेंगे पेट्रोलियम, जो कि काफी गहरा होता है। अर्थ के क्रस्ट के नीचे से हमें मिलता है क्रूड ऑयल। ये जो प्रोसेस होता है काफी रिफाइंड करके अलग अलग से क्या कहते हैं, छानते हैं। पेट्रोलियम को रिफाइन करके हमें पेट्रोल बनाया, उसको रिफाइन करके डीजल बनाया, उसको रिफाइन करके क्रूड ऑयल बनाया, इटीसी। एक चीज हम लोगों को पेट्रोलियम मिलता है, उसको रिफाइन करके हम अलग अलग चीज बनाते हैं। ये मिलता है रॉक्स के डिफरेंट लेयर्स के बीच में, और इनको ड्रिल्ड करके निकाला जाता है। ये ऑफशोर में भी इनको ड्रिल करके, ये ऑफशोर में भी, पहले तो ऐसे समझेंगे, इनको ड्रिल करके निकाला जाता है। ये ऑफशोर में भी हो सकता है, कोस्टल एरिया में भी हो सकता है। ऑफशोर का मतलब ओशन के नीचे जो हम निकालते हैं ड्रिल करके, इसको निकालने के बाद हम भेज देते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, जिनको हम बोलेंगे रिफाइनरीज। ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स बनते हैं, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट बनता है, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स को ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स चलाने वाली चीज है, चलने वाली कार, ओके, बाइक, इटीसी पेट्रोलियम पे चल रही है आज के टाइम। बहुत सारे चीज, इसलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसन होता है पेट्रोलियम का, वो प्लेस है ईरान, इराक, सऊदी। यहां में अंडरलाइन करना है, ये देखो, दा से यहां से ये हो गया, ठीक है, यहां तक। और भी है, जैसे पेट्रोलियम प्रोड्यूस का डिगबॉय जो कि आसाम में है, बॉम्बे हाई मुंबई में है, फिर कृष्णा और गोदावरी नदी, ऐसे समझ लेंगे। ठीक, मीन्स इसको पढ़ना है, याद करना है। ऐसे रीडिंग स्लिप मारने से तो थोड़ा दिन के बाद भूल जाएगा, तो इसलिए याद करना है, समझना है। तो लास्ट में एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ पाया जाता है। जहां पे पेट्रोलियम होगा वहां पे नेचुरल गैस भी मिलेगा आसपास। जब गड्ढा करेंगे हम लोग, जैसे ये जमीन गड्ढा यहाँ में करेंगे, पेट्रोलियम का लेयर होता है, उसके ऊपर गैस का फॉर्म है, तो वहां गैस के फॉर्म में रहता है। नेचुरल गैस बाय करते हैं कुछ देश के लोग, इसलिए हमारे पास है तो हमें क्या लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए। जो तरीका से हम नेचुरल गैस को यूज कर रहे हैं, इसके वजह से डिप्लिंटेशन बहुत जल्दी हो रहा है। फॉसिल फ्यूल का जब हम यूज करते हैं, ये पॉल्यूशन बहुत करता है। कम से कम यूज करें, अगर बहुत यूज करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट, हाइडल पावर। वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको हाइडल पावर बोलते हैं। रेन वाटर, रिवर वाटर को डैम में स्टोर किया जाता है, उसको हाइट से गिरा करके प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। जब
एंड पानी को फ्लो किया जाता है और जनरेटर घुमाया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी होती है। इरिगेशन में यूज कर सकते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। डायग्राम देखते हैं। फिगर 3.12, इसमें ये डैम है, फिर पानी को पाइप से पतला से क्या किया है, पानी को पतला से पाइप लगा दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ में पानी छोड़ दिया है, फिर क्या किया है, टरबाइन को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया है और यहां आगे पानी छोड़ दिया, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम लोग बुक में है। फिर एक दो नाम बोल सकते हैं, जैसे चाइना, ब्राजील, नॉर्वे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं और जान नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल सोलर, विंड, बायोगैस, फॉसिल फ्यूल लिमिटेड अमाउंट में है और ज्यादा यूज करने से बहुत साल बाद वो खत्म हो जाएगा। तो अब तो हम लोग को दूसरा मेथड कुछ यूज करना चाहिए जिससे हम अपनी जरूरत को पूरा कर सके। ऐसा तरीका को सर्च करना चाहिए जो कि लिमिटेड ना हो और अनलिमिटेड मात्रा में हो और वो कम से कम पॉल्यूशन भी करे। तो फर्स्ट, सोलर एनर्जी ना ही पॉल्यूशन करती है, विंड, बायोगैस ये ना ही पॉल्यूशन करती है और ना ही खत्म होगी। सूर्य की गर्म से जो लाइट आती है ना, उसको हम फिल कर सकते हैं और उस चीज को हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए सन की लाइट को, हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता है सोलर एनर्जी। फिर सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। सोलर सेल एक तरह का पैटर्न होता है, जब भी सोलर हीट पड़ेगा, सन की रोशनी पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। पिक्चर हम लोग देखेंगे, लेकिन बहुत छोटा सा जनरेट करेगी, इसलिए हम लोग लाखों सेल को जोड़ देते हैं, बहुत बड़ा सा बना देते हैं। फिर आप फिगर 3.14 नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को भी पढ़ सकते हैं, कॉपी में बना ही लो, यहां में पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़ा सा बना देते, इस टाइप का सोलर पैनल बड़ा बड़ा बना देते हैं जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है लाखों के नंबर में। जब हम सेल अटैच कर देंगे, एक सोलर पैनल बना देते हैं, फिर यही सोलर पैनल बड़ी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। 100 वाट, 200 वाट, अलग अलग वाट का पावर पैनल देखने को मिलता है। और जो टेक्नोलॉजी यूज होती है सोलर एनर्जी यूज करने में, बहुत सारे देशों को फायदा हुआ है जो ना ट्रॉपिकल रीजन में है। आपके इक्वेटर के आसपास के जो देश है वहां सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा मिलती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है ना, राइट, सोलर एनर्जी से। सोलर एनर्जी हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर बना सकते हैं। बहुत तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी को, लेकिन मेन जो यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट में विंड एनर्जी पढ़ेंगे
ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।